नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम स्वास्थ्य विज्ञान यानी कि हेल्थ साइंस के कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल आपके सामने रखते हैं, जो बिल्कुल आयोग के पैटर्न पर है। आप इसको जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आप चाहें तो हमारे कोर्स से जुड़कर भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। जल्द ही हम हेल्थ साइंस का भी अलग से कोर्स लाने वाले हैं। बाकी अगर कंप्लीट तैयारी करनी तो सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है द सक्सेस प्रेप ऐप पर जाके तैयारी करना, और वहां पर आपको जीएस, हेल्थ साइंस और यूपी स्पेशल जो भी सेक्शन यानी कि जीएस और हेल्थ साइंस दोनों कराया जाएगा। तो मैं हूं पांडे, चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला सवाल। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? एक ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में भी किया था। यकृत का कार्य है जो यकृत से उत्पन्न होता है। यकृत जो है, सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। यकृत सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है किसकी? मानव शरीर की। इससे बड़ी कोई ग्रंथि नहीं है ना? और ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जितना भी अनावश्यक अमीनो एसिड है उसको ये यूरिया में बदल देती है। जो अमीनो एसिड है और उसकी जरूरत नहीं है, अनावश्यक है, तो इसको ये किस में चेंज कर देती है? ये यूरिया में बदल देती है ना? और जो आर्निथीन चक्र है, अगर आपसे पूछा जाए कि आर्निथीन चक्र क्या है, तो यही ऑर्थरीन चक्र इसको बोला जाता है। ऑर्निथ्रीन चक्र इसको, आर्निथ्रीन साइकिल इसको बोला जाता है। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो चक्र है, इस चक्र के दौरान अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर यूरिया का निर्माण करते हैं। अमोनिया और अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और CO2, ये मिलके इससे क्या होता है? यूरिया का निर्माण होता है। ये यूरिया का निर्माण करते हैं। तो ये किसका? यूरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जहां तक लाइपेज की बात है, तो लाइपेज एक पाचक एंजाइम है। ये एक एंजाइम है, और ये कैसा एंजाइम है? ये पाचक एंजाइम है। और ये कहां से निकलता है? ये पैंक्रियाज से निकलता है। पैंक्रियाज, जिसको आप कहते हैं अग्नाशय, अग्न्याशय, तो अग्नाशय से ये निकलता है। वसा के पाचन में ये मदद करता है। और सही से आपसे डीप में पूछा जाए तो वसा के पाचन में ये मदद करता है। ये याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखा जाए और ये श्लेष्मा अगर देखें, तो ये आमाशय की भित्ति के द्वारा स्रावित होते हैं। दोनों आमाशय जो है, स्टमक, आपका जो स्टमक है, ये जिसको आप पेट बोलते हैं, तो ये इसी की भित्ति के द्वारा ये स्रावित होते हैं और पाचन और सुरक्षा से ये संबंधित होते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। जीका वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इस पे ध्यान देना, सही नहीं है। इसे सर्वप्रथम युगांडा के जीका वन में एक बंदर से विमुक्त किया गया था। बिल्कुल सही है। यह दिन के समय में सक्रिय एडीज मच्छरों से संचरित होता है। बिल्कुल सही है। ये माँ से बच्चे को संक्रमित नहीं होता है। और अगला है, जीका वायरस गर्भवती महिलाओं में भ्रूण के मस्तिष्क के असामान्य विकास का कारक बनता है। यहाँ पर ये भी सही है, ये गलत है। क्यों? बच्चे को माँ से संक्रमित होता है। ये गर्भाशय के दौरान ये वायरस अगर है माँ में, तो भ्रूण में ये क्या करता है? वर्टिकली ट्रांसमिट हो जाता है। वर्टिकली ट्रांसमिट हो जाता है। और हो सकता है, हो जाता है मतलब से ज्यादा सही है कहना कि हो सकता है। ठीक है। और गर्भवती महिलाओं में संक्रमण से नवजात शिशुओं में फिर क्या हो जाता है? माइक्रोसिफेली हो जाता है। माइक्रोसिफेली जब होता है तो उससे क्या होता है? सिर जो है, माइक्रोसिफेली, सेफेली, सेफेली का मतलब खोपड़ी, और माइक्रो यानी कि छोटा रह जाना। तो जो सिर है, सिर का विकास नहीं हो पाता, अपूर्ण विकास होता है। और गंभीर एक ये कह सकते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाता है। 1947 में इसको खोजा गया था, 1947 में, जब भारत आजाद हुआ था, याद रखना। और ये रेसस बंदर, रेसस मंकी, रिसेस माका, इसमें उससे अलग किया गया था और इसीलिए इसका नाम जीका पड़ा। ठीक है। और ये जीका वन में, कहाँ पे? ये जीका वन में, इसीलिए जीका नाम इसका पड़ा। शारीरिक संबंध बनाने और संक्रमित रक्त चढ़ाने से भी ये फैल सकता है। अगर मतलब सेफ, असुरक्षित यौन संबंध स्थापित होता है और अनसेफ
और संक्रमित रक्त चढ़ जाता है तब भी क्या होता है, ये फैल सकता है। तो ये कई बार ये मतलब बहुत ज़्यादा ये संक्रामक रोग है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब आप पढ़िए कोई चीज़ तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ डालिए, क्या पूछेगा सब आप कर ले जाएंगे। आप कूद कूद के पढ़ेंगे, छोटा छोटा बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो दिक्कत होगी। अगला जो प्रश्न है, हेमरेजिक डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलाया जाता है? हेमरेजिक डेंगू, एडीज फ्लूविएटिलिस, एडीज एम्बिमेनस, एडीज एजिप्टी, एडीज मेरिस्टिका। अब जो हेमरेजिक डेंगू है ये एक जानलेवा बीमारी है ना, और इसमें बहुत तेज से बुखार आता है, कई बार नाक से, मसूड़ों से, मुंह से ऐसे रक्तस्राव होने लगता है, उल्टी होती है तो खून आने लगता है, और कई बार चकत्ते बन जाते हैं, शरीर पर कई गहरे निशान ऐसे बन जाते हैं, और प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से कम होती है, कई बार थक्के बनने लगते हैं, खून के रक्त का थक्का बनने की क्षमता कम हो जाती है। ऊपर से तो चकत्ते दिखेंगे लेकिन थक्का बनने की क्षमता कम हो जाती है। और ये जो फैलता है वो किससे? एडीज एजिप्टी से फैलता है, और मुख्य रूप से ये दिन में काटते हैं। घर के आसपास जो ताज़ा पानी है उसी में ये आपको मिल जाएंगे, स्थिर पानी में, कोई भी स्थिर पानी है उस पर मिल जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि वो बड़ा गंदा पानी हो, कूलर का पानी भी हो सकता है तो उसमें भी हो जाएंगे। और एडीज प्रजातियां जो है वो हेमरेजिक डेंगू का मुख्य वाहक मानी जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा, सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुअर किसके वाहक है। अगर आप ये जानेंगे, मलेरिया है, जापानी एंसेफेलाइटिस है, फील पाँव है इसको, और पोलियो, ठीक है। तो किस में? अब देखिए, एक बीमारी है जो आप कह सकते हैं कि जैसे सुअर है, सुअर के साथ साथ जो क्यूलेक्स प्रजाति है ना, तो क्यूलेक्स प्रजाति के कुछ जंतु हैं, साथ में जो कुछ अकशेरुकी जंतु हैं जैसे सुअर है, इनसे फैलती है। और इसमें इस जो ये वायरस है जो जिससे ये फैलता है, तो ये जो वायरस है ये आपका, ये मान के चलिए, ये एम्पलीफाइंग होस्ट के तौर पर इस वायरस के लिए एम्पलीफाइंग होस्ट के तौर पर काम करता है। कौन? ये सुअर काम करते हैं। कौन करते हैं? सुअर। अब सुअर यहां जब होस्ट के तौर पर काम करते हैं तो इनके अंदर जाके ये वायरस बहुत तेजी से क्या होता है, इसमें गुणन होने लगता है ना। और अगर मच्छर किसी संक्रमित सुअर को काटा, मान लीजिए कि कोई संक्रमित सुअर है और इस संक्रमित सुअर को मच्छर ने काट लिया, तो मच्छर ने काटा और उसके बाद में उस मच्छर ने क्या किया, फिर किसी इंसान को काट लिया, तो यहां से वहां ये ट्रांसफर हो जाता है। तो सुअरों को दूर रखना चाहिए। और ये है जापानीज एंसेफ्लाइटिस, है ना, ये वायरल है, ये भी पूछा जाता है। ये किससे होता है? ये वायरस से होता है, और ये प्रभावित जो करता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और जो मस्तिष्क है उसको प्रभावित कर देता है। पूरा ब्रेन आपका प्रभावित हो जाएगा, मस्तिष्क से प्रभावित हो जाएगा। और जो मलेरिया की जहां तक बात है, मैंने आपको बताया था, ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से, ये एनाफ्लीज पहले बता चुका हूँ। पीलपाव जो होता है ये क्यूलेक्स है ना, क्यूलेक्स से होता है। और जो पोलियो है वो दूषित जल और भोजन ग्रहण करने से होता है। अगला जो प्रश्न है, हड्डी तोड़ ज्वर जिसको कहते हैं ब्रैकबोन फीवर, इसको सामान्यतः और किस नाम से जाना जाता है? तो ये वही है, डेंगी। क्या है? डेंगी, हड्डी तोड़ बुखार इसको कहते हैं, और एडीज एजिप्टी के द्वारा फैलता है, इसमें कोई नया सवाल नहीं है। एक रोगी को जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और प्रतिजीवी व्यवस्था पर है, उसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। ये प्रोबायोटिक्स पूरक है जिनमें आवश्यक मात्रा में क्या होता है? प्रोबायोटिक्स होता क्या है, मैंने एक दिन आपको समझाया था, अगर वो आपको याद होगा तो आप आसानी से ये सवाल कर लेंगे। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वास्तव में ये जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवाणु, इसमें कौन होगा? जीवाणु होगा, ईस्ट होगा, है ना, और ये जीवित होते हैं, जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं। अब जीवित सूक्ष्म जीव ये जो होते हैं मानव शरीर को और विशेषकर आंतों को बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं।
एंटीबायोटिक्स के लंबे उपयोग से, अगर कोई लंबे समय से पीड़ित है, एंटीबायोटिक्स वो खा रहा है, तो हानिकारक जीवाणुओं के साथ साथ कई बार जो हमारे बेनिफिशियल है ना, अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं, वो भी नष्ट होने लगते हैं। और अगर वो नष्ट होने लगे तो उससे क्या होता है, पाचन तंत्र पूरा बिगड़ जाता है। पाचन तंत्र पूरा बिगड़ता है, और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बिगड़ गया, डाइजेस्ट चीजें नहीं हो रही है, तो आप कमजोर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये पुनः स्थापित हो पाए इसीलिए जो प्रोबायोटिक्स हैं इनका सेवन किया जाता है। जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज हैं, लैक्टिक अम्ल जीवाणु हैं, इनको लिया जाता है। लैक्टोबैसिलस और फाइटोबैक्टीरियम, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में ये दो आते हैं। तो ये होते हैं प्रोबायोटिक्स में। जैसे दूध से दही बदलने के लिए जो जीवाणुओं का इस्तेमाल होता है, तो प्रोबायोटिक्स दूध को दही से बदलने वाले जीवाणुओं की तरह होते हैं, और ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं और डायरिया जैसे संक्रमण को ये रोकने का काम करते हैं। तो ये लेने प्रोटीन और विटामिन और जो आप लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये प्रोटीन, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ये शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन प्रोबायोटिक्स जो है उसमें जीवित सूक्ष्म बैक्टीरिया रखे जाते हैं और वो पाचन तंत्र को बहुत अच्छा करते हैं। तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में टाइफाइड ज्वर का कारक क्या है? जो टाइफाइड होता है उसका कारक क्या है? कवक है, वायरस है, बैक्टीरिया है या कृमि है? बताइए। अब जो टाइफाइड है ये एक, आप ऐसे आप अपना नोट्स कैसे बनाते हैं? एक चीज ध्यान रखिए, जब मैं आपको तरीके ऐसे बता रहा हूं तो उसी तरीके से टाइफाइड एक गोला बनाइए, फिर आप ये लिखिए कि ये बैक्टीरियल है। क्या है? ये बैक्टीरियल डिजीज है, पाचन तंत्र और रक्त प्रवाह को प्रभावित करती है। जो डाइजेशन है, डाइजेशन इसको प्रभावित करेगी, और साथ में जो ब्लड फ्लो है, रक्त प्रवाह है, इसको प्रभावित करने का ये काम करती है। दूसरा इसमें पॉइंट नोट करिए, ये साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया होता है। इसके कारण से ये क्या करते हैं? आंत में संक्रमण करती है, आंत में संक्रमण करती है। ठीक है, कैसे? दूषित भोजन और जल, दूषित भोजन और प्लस जल। ठीक है, अगर कोई दूषित भोजन या जल का सेवन करता है तो बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, उसी के भरोसे बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाता है। ठीक है, आंतों को संक्रमित कर देता है और तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, भूख नहीं लगने लगता है, कमजोरी हो जाती है। तो इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी दिन मैं ये सवाल आपको दूंगा, ये टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, बात समझ में? तो ये कैसे है? बैक्टीरिया। अब एक सवाल के भरोसे कम से कम 5 सवाल आपके और तैयार। हमारा पूरा पढ़ाने का, हमारे पूरे टेस्ट कराने का तरीका यही होता है कि आप कम पढ़ के ज़्यादा कर सकें। द सक्सेस प्रेप ऐप पर हमारा बैच है, आप जाके उसको देख सकते हैं वहाँ पर। अगला जो सवाल है उस पर हम चलते हैं। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? कौन सा परजीवी है जो उत्तरदायी है? तो यहाँ पे पी मैलेरी है, पी वाइवेक्स है, पी फैल्सीफेरम है, पी ओवेल है। जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। अब यहाँ पे आप कैसे नोट्स बनाएंगे? मेरे लिए सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि मैं यहाँ पर लिखूंगा मलेरिया और फिर यहाँ पे इसके पॉइंट्स नोट करूंगा। नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, एक एक चीज में नोट करूंगा। प्लाज्मोडियम, ये जो प्लाज्मोडियम है ये है क्या? प्रोटोजोआ परजीवी है, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ, ठीक है, तो इसी के कारण होने वाली बीमारी है। और फैलती कैसे है? मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से ये फैलती है। ठीक है, और 65% ऐसे ही। कैसे? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, यहां पर इसको नोट करिए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, क्योंकि ये मध्यम प्रकार का ये संक्रमण है
और यही भारत में ज़्यादा है, 65% यही है। तो ये आपको वाइवेक्स याद रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ये है फैल्सीपेरम, ये सबसे घातक होता है। ये तो आपका क्या है, ये मध्यम है, ये सबसे घातक है। ये क्या है, सबसे घातक है, जानलेवा प्रकार का है ना। जैसे सेरेब्रल मलेरिया इससे हो सकता है, सेरेब्रल मलेरिया पूरा खत्म ही कर देगा। ठीक है, खूब तेज अगर आपको बुखार आ रहा है, कपकपी हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, भारी मात्रा में पसीना आ रहा है, आरबीसी कणिकाओं को ये नष्ट करने लगते हैं। ये क्या करते हैं, आरबीसी जो है, आरबीसी को ये खलास करने लगते हैं, खत्म करने लगते हैं, नष्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो जो पी ओवेल है और पी मलेरी है, ये भारत में बहुत कम पाए जाते हैं। देश में हमारे सबसे ज्यादा ये पी वाइवेक्स पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, बहुत ही सरल है, ये ग्वाइटर होता है, लेकिन इतने में इसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये है क्या, आयोडीन अगर आपसे कहा जाए तो ये बहुत सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत ये आता है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। दूसरी चीज है, थायराइड ग्रंथि के सुचारू कार्य के लिए ये इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्रंथि जो है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है ना। और आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि थायरक्सिन हार्मोन का क्या करने लगती है, थायरक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं कर पाती है, थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन का जब ये निर्माण नहीं कर पाती है, जब थायरोक्सिन का निर्माण नहीं कर पाएगी तो ग्रंथि में क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। और अगर इसमें स्वेलिंग आएगी तो ये क्या हो जाता है, ये ग्वाइटर हो जाता है। क्या हो जाता है, ये घेंगा हो जाता है, ग्वाइटर रोग हो जाता है। हमारे एक स्वस्थ व्यक्ति को, यानी कि हमारे शरीर में प्रतिदिन 150 माइक्रोग्राम आयोडीन जाना चाहिए, 150 माइक्रोग्राम आयोडीन जाना चाहिए, है ना। और आयोडीन युक्त नमक जब हम खाते हैं तो उससे ये पूरे। रतौंधी की जहां तक बात है तो विटामिन ए की कमी से। कैंसर की अगर बात करें तो ये अनियंत्रित विभाजन इसमें होता है कोशिकाओं का, है ना, कोशिकाओं का। और जो अस्थि सुस्थिरता की बात कर रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम और विटामिन डी की, कैल्शियम प्लस विटामिन डी की, इसकी जब कमी होती है तो इससे ये होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है, नाइट्राइट, सल्फाइड, नाइट्रेट या सल्फेट, किसके कारण होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसको मेथेमोग्लोबिनेमिया इस नाम से भी जाना जाता है, भी नाम है इसका। स्पेलिंग याद रखना अगर कठिन है तो ऐसे याद कर लीजिए। और ये नवजात शिशु में, अभी न्यू बॉर्न जो बेबी होता है, नवजात शिशु जो है, नवजात शिशु में ये नाइट्रेट युक्त दूषित पानी का सेवन करने से होता है, नवजात शिशु में। और क्या होता है, अगर नाइट्रेट युक्त वाटर वो कंज्यूम कर ले, वाटर अगर वो कंज्यूम कर लेता है तो उससे ये होता है ना। तो ये जो शरीर के भीतर उपस्थित बैक्टीरिया है वो नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देते हैं, नाइट्राइट में बदल देते हैं। कौन बदलता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बदल देते हैं। और अगर ये बदल गया तो नाइट्राइट क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ये बना देता है मेथेमोग्लोबिन, है ना, और ऑक्सीजन परिवहन बंद हो जाता है। ये क्रिया किससे करता है, ये हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है, हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है और ये बना देता है मेथेमोग्लोबिन। और इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है ये क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है। और अगर ये ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, तो इसी की
कमी से शरीर और त्वचा जो शिशु की होगी, शरीर और जो त्वचा होगी ये क्या होगी, ये नीली पड़ने लगती है ना। और यही इस सिंड्रोम का जो है वो लक्षण होता है। सल्फेट या सल्फाइड इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि नाइट्राइट उत्तर नहीं होगा, उत्तर नाइट्रेट होगा। नाइट्राइट तो वो बाद में बनता है। बात समझ में? चलिए, तो ये हमारे कुछ सवाल रहे जिसको हमने देखा, और कभी कम कभी ज़्यादा सवाल ऐसे हम करते रहते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि तैयारी अगर आपको करनी है तो शुरू कर दीजिए, सिलेबस का इंतजार मत करिए। और ये सेशन केवल HEO के लिए नहीं, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर आपके सामने अगर 10 सवाल रखते हैं तो 50 सवाल, 10 बराबर 50 है यहाँ पे सीधा, उसकी तैयारी होती है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फैक्ट आपको रिलेटेड बताते हैं, डेटाज आपको बताते हैं। ये आपको सेशन कैसा लगा जरूर हमें बताएं। और आप अगर हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करें। द सक्सेस प्रेप ऐप को आप डाउनलोड करके डेमो क्लास जरूर करें। थैंक यू सो मच।